हेलो बच्चों, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। माई सेल्फ डरबिट शर्मा। तो देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पर। और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों मॉक टेस्ट। ठीक है, पूरे साल आप लोगों ने काफी अच्छे से मेहनत करी है। ठीक है, आपने काफी अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, काफी टाइम आप लोग रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब समय क्या है बच्चों? अब समय है आपके जजमेंट का। ठीक है, सो आपको अब अपना जजमेंट करना है मॉक टेस्ट के थ्रू। सो ऐसे अभी आपके थोड़े से मॉक टेस्ट और आएंगे, 4 मॉक टेस्ट और आने हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 1 तो आ जाएगा, उसके बाद 4 मॉक टेस्ट और आपके आएंगे। सो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस मॉक टेस्ट की, सो इस मॉक टेस्ट में आपको अराउंड आपको 30 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपके? नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30। लेकिन अगर आप ये 30 क्वेश्चंस को ये मान के चलिए, अगर आप ये 30 क्वेश्चंस है ना, तो ये आपके लिए 100 क्वेश्चंस के बराबर है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस के बराबर है? 100 क्वेश्चंस के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस तो होते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शंस तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन के आसपास क्या करोगे बच्चों, आज के सेशन में डिस्कस कर लोगे। या मैं कह सकता हूँ आप कहीं ना कहीं सीधा सीधा आप जो है 100 कंसेप्ट तो आज के सेशन में आप लोग सीख के जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन के थ्रू ही। तो चलिए अब आते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। और मॉक टेस्ट को करने के देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लें और उसे पूरा सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आप लोग वीडियो सॉल्यूशन देख के चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर वीडियो देखते रहिए साथ में। ठीक है, वीडियो चलता रहेगा, मैं कोई क्वेश्चन बोलूंगा, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, वीडियो को वहां पर रोक कर अपना आंसर लिख लेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे। सो ये 2 मेथड से आप लोग इस तरह के मॉक टेस्ट को करेंगे। ठीक है, सो चॉइस आपकी, आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन अर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर ए है टेक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका बायोडाइवर्सिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लासिफिकेशन। सो अब देखिए, आप इसमें से अपना फटाफट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर बच्चे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पर मैंने बायोडाइवर्सिटी क्यों चूज करा है? ठीक है, सो देखिए इसके पीछे रीजन, सबसे पहले अगर आप बायोडाइवर्सिटी टर्म को ही समझते हैं ना, ठीक है, अगर आप बायोडाइवर्सिटी टर्म को समझते हैं तो देखिए 2 शब्द हैं। एक तो है बायो, बायो का मतलब क्या होता है आपका लाइफ या लिविंग। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। क्या होता है बच्चों? डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पर वेराइटी। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि बताइए नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको बता दिया, टर्म्स को ब्रेक करेंगे और आपको मिल जाएगा। इस तरीके से इतना इजी क्वेश्चन था। और चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला था आपका टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी यहाँ पर रहेगा नहीं रीजन। अगर बात करते हैं टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी में आप क्या समझते हैं? सो आप यहाँ पर आप लोग क्या डील किससे डील करेंगे? सो आप यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को समझते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर की स्टडी आप लोग कहाँ कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं कहाँ पर? टेक्सोनॉमी में। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को कहाँ पर समझा जाएगा? टेक्सोनॉमी में समझा जाएगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है आपका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है आपका? देखिए, टैक्सोनॉमी के आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आपके टैक्सोनॉमी के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, इस तरीके से होते हैं। और ठीक है, उनके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका होता है CINC। ठीक है, सी से हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नॉमेनक्लेचर और सी से क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो ये आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है आपका? कंपोनेंट है किसका? टैक्सोनॉमी का। अब देखिए क्लासिफिकेशन को हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई क्लासिफिकेशन आपको क्या बताता है? देखिए, अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में एक्चुअल में होता क्या है, तो आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज द मेथड। ठीक है, एक तरह का मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेन्स को प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गेन्स को क्या करेंगे बच्चों, उसको किसी ग्रुप में प्लेस कर देंगे। ठीक है, किसके आधार पर? सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग करना, किसी चीज के ग्रुपिंग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना था। आई होप कि देखिए चैप्टर नंबर पहला है। ठीक है, आप लोगों की क्लास 11 का पहला चैप्टर होता है, तो ये काफी अच्छे से आप लोगों को आता भी होगा। सो ये क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ किसी बच्चे ने गलत नहीं करा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ओके वायरस है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डीएनए कोर लिपिड कोड, ऑप्शन नंबर बी है आपका डीएनए और आरएनए कोर प्रोटीन कोड, ऑप्शन नंबर सी है आपका डीएनए और आरएनए कोर ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड लिपिड एनवलप। सो देखिए यहाँ पे बच्चों, चलिए पहले आप लोग मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ।
सो जिन बच्चों ने आंसर मार्क करा है बी, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, वायरस की बात करते हैं, तो मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सो वायरस में आपको देखने के लिए क्या क्या मिलता है, एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जेनेटिक मटेरियल। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, या फिर आपका डीएनए होगा या फिर आपका आरएनए होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी, केवल कोई एक चीज होगी, आइदर डीएनए और आरएनए। इसके साथ साथ आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रोटीन कोट भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वायरस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, प्रोटीन कोट भी देखने के लिए मिलता है। और इसी प्रोटीन कोट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोटीन कोट को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और देख चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि इनकी कभी कभी कुछ वायरस में ऐसा देखा गया है कि प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड के बाहर भी आपको क्या देखने के लिए मिल जाती है, एनवोलप देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एनवोलप आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ है, जैसे हो गया आपकी कोविड का वायरस था, ठीक है, तो उसमें भी आपकी एनवलप वगैरह प्रेजेंट थी। लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे तो हर वायरस में आपको जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड तो मिलेगा। सो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये आपका अगेन एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए, फिर इसके बाद है आपका ओके क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका इकोलाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका एजोटोबैक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो आप लोग अपना आंसर मार्क कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा अभी तक। चलिए, तो यहाँ पर अब इसका आंसर डिक्लेयर करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हमने क्यों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चूज करा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो आपका राइजोबियम है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके पास आपको देखने के लिए मिलेगा हेट्रोसिस्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हेट्रोसिस्ट देखने के लिए मिलता है। और ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है, ये है आपका एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, ठीक है। एजिटोबैक्टर में भी क्या है आपका, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है। और आपका साइनोबैक्टीरिया में भी हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन ई कोलाई में आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपका हेट्रोसिस्ट नहीं होता। यहाँ पर आपका हेट्रोसिस्ट नहीं होता, मतलब मैं कह सकता हूँ हेट्रोसिस्ट एब्सेंट है, जिसके कारण यह है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले नहीं करता। चलिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्लस लिनस प्रपोज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है आपका नेचर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दिस। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं किनकी, कार्लस लिनस की बात करते हैं, तो कार्लस लिनस ने जो है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये किस पर बेस्ड था, ये आपका बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, या फिर मैं कह सकता हूँ मॉर्फोलॉजिकल कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स पर क्या था, ये आपका बेस था। और यहाँ पे देखिए, ये सिस्टम एक्चुअली फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इक्वल वेटेज दे दी थी सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर को, ठीक है। सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर को आप क्या करा, इक्वल वेटेज दे दी, जिसके कारण क्या हुआ, आगे चल के आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। और हम लोग भी जानते हैं कि भाई सेक्सुअल कैरेक्टर्स की वेटेज हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी वेजिटेटिव कैरेक्टर से। ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन के व्यू से भी देखें तो भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं, ओके, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। सो सेकंड ऑप्शन है आपका नेचर सिस्टम, या फिर यहाँ पर जो नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। सो बच्चों, यहाँ पे ये हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम किसने दिया था, ये दिया था आपका बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था बच्चों, ये सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था, एंड हुकर के द्वारा ये दिया गया था। फिर इसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं और इसके अगर नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर क्या करी गई थी, ये चीज सही कर दी गई थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनकी ज्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। फिर इसके बाद आता है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था, ये दिया था आपका एंजलर एंड प्रांटल ने, ठीक है। किसने दिया था, एंजलर एंड प्रेंटल ने ये आपका क्लास सिस्टम दिया था। और ये जो आपका किस पर बेस्ड था, ये आपका बेस्ड था आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर ये आपका बेस्ड था।
और एक चीज और, हाँ मैंने यहाँ पे आपको नहीं डिस्कस करा उसके बारे में। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है ये नेचर सिस्टम या नेचुरल सिस्टम किस पर बेस्ड था, तो ये काफी सारी चीजों पर बेस्ड था, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपका मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी एक्सेट्रा, काफी सारी चीजों पर क्या था, ये बेस्ड था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट्स इज आर्टिफिशियल सिस्टम। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, चूज द इनकरेक्ट मैच। ओके, ऑप्शन नंबर ए है आपका गिरगेरियस पेस्ट लोकस्टा, ऑप्शन नंबर बी है आपका लिविंग फॉसिल लाइम्यूल, ऑप्शन नंबर सी है आपका वेक्टर ल्यूसीफर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका इकोनॉमी एपिस। ओके, सीधा क्वेश्चन एनिमल किंगडम से है। एनिमल किंगडम से भी कौन से सेक्शंस है, आर्थ्रोपोडा से है। आर्थ्रोपोडा के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, आपका लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पर फटाफट आंसर को मार्क कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने मार्क करा होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बताइएगा यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है। सो देखिए, अगर हम ग्रिगेरियस पेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकस्टा सीधा सीधा एनसीईआरटी का है ना, तो ये बात तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लिविंग फॉसिल में लाइम्यूल हो गया, अगेन एनसीईआरटी से, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। वेक्टर में आपका लूसीफर नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर में आपका क्या क्या हो सकता है, इन प्लेस ऑफ लूसीफर क्या होना चाहिए था यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपका मॉस्किटो होता तब भी आपका आंसर क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पर सही हो जाता। जैसे अगर हम बात करते हैं मॉस्किटो में होती है ना एनीफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस, इसके अलावा आपके टीसी टीसी फ्लाई भी यहाँ पर आपकी एज अ वेक्टर का एग्जांपल हो सकती है, टीसी टीसी फ्लाई। इसके अलावा सैंड फ्लाई आर द एग्जांपल्स ऑफ आर द एग्जांपल दैट कम अंडर द आर्थ्रोपोड्स एंड अंडर द वेक्टर्स। ओके, और इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एपिस, एपिस इंडिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, एपिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका सही है। सो आपको इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इनकरेक्ट है। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्जांपल्स है ना एनिमल किंगडम में बड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ना आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, और आर्थ्रोपोड्स को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। चलिए। ओके, अगला क्वेश्चन, ये आपका मॉर्फोलॉजी से आ गया है। चलिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखिए। ओके, इफ अ लीफ बेस इज स्वेलन इट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है आपका एपिपोडियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टाइलोपोडियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका पल्विनस, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पिन्यूल्स। तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को मार्क कर लीजिए। चलिए, मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए मैं आप लोगों के लिए रुक जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर को मार्क करा होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को मार्क करा है, तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ऑप्शन नंबर सी ही बच्चों यहाँ पर क्या है, आपका सही आंसर है। सो एक्चुअल में देखिए, अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में ये होता क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो कुछ लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं ना, जो दाल वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो उन लेग्यूमिनस प्लांट्स में आप क्या देखोगे, डेट इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्या देखोगे यहाँ पे, आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपको लीफ बेस कैसा देखने के लिए मिलेगा, स्वेल हो, मतलब आपको स्वेल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ बेस कैसा दिखेगा बच्चों, लीफ बेस मे बी स्वेल, मे बी स्वेल, स्वेलन। सो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग पल्बिनस, और इसका एग्जांपल भी आप लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पी। ओके, चलिए, जिन बच्चों का आंसर सही था उनको बहुत बहुत बधाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Okay, so the question is which of the following structure not found in prokaryotic cell? सेल से सवाल है आपका, और अब तो खैर सेल से थोड़ा सा क्वेश्चंस कम हो गए हैं, लेकिन पहले सेल से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते थे, 3 4 5 क्वेश्चन, और कई बार तो 8 8 क्वेश्चन भी आपके सेल वाले चैप्टर से आए हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूक्लियर एनवलप, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइजोसोम, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मीजोसोम। तो कुछ सेकंड्स लीजिए, ठीक है, 3 4 सेकंड का समय ले लीजिए, सोच लीजिए और अपने आंसर को लिख लीजिए, और फिर अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। ओके बच्चों, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, शब्द को ही पकड़ते हैं हम लोग, बर्ड को पकड़ते हैं, तो बर्ड है आपका प्रोकैरियोटिक। प्रो, प्रो का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया प्रोकैरियोटिक टर्म के बारे में, प्रो यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव। कैरियो, कैरियो का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब है क्या है बच्चों की, प्रोकैरियोट क्या होगी आपका, प्रीमिटिव न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है,
और यहाँ पे ये बात आपसे पूछी जा रही है कि बताइए आपको क्या प्रोकैरियोट्स में क्या देखने के लिए नहीं मिलता, तो वही न्यूक्लियर एनवलप आपको देखने के लिए नहीं मिलती। और वहीं देखिए अगर यूकैरियोटिक टर्म्स को भी अगर आप समझेंगे तो यूकैरियोट, यू का मतलब क्या है यहाँ पर, यू का मतलब होता है ट्रू। और ये यू शब्द को भी ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया था कि यू की चीज को इंडिकेट करता है, तो ये आपका ट्रू को इंडिकेट करता है। और कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सो यूकैरियोट्स क्या हो गए आपके, जिन पे क्या होगा आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, मतलब जिनके पास क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो वे क्या हो जाएंगे आपके यूकैरियोट। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी वे हो जाएंगे आपके प्रोकैरियोट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, जिन बच्चों का अगेन आंसर नंबर 2 आया है, बहुत सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ के कर रहे हैं और ऐसे ही करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ओके, विच मोनोमर यूनिट आफ्टर पोलोमर, ओके आफ्टर पोलीमराइजेशन फॉर्म प्रोटीन। ओके, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बच्चों आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका मोनोसैकेराइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका फैटी एसिड, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका अमीनो एसिड। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ये सारे सवाल है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके डिजाइन करे गए हैं। सो फटाफट कुछ सेकंड्स ले लीजिए और अपने आंसर को मार्क कर लीजिए। आई थिंक दैट मच टाइम इज सफिशिएंट फॉर यू। सो यहाँ पे जिन बच्चों ने मार्क करा है ऑप्शन नंबर डी, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो आपको पता ही होगा यूजली दैट 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मोनोमर आर यूज टू प्रोड्यूस प्रोटीन। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, मोनोसैकेराइड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, आप देखोगे कि किसके मोनोमर यूनिट है भाई, ये है आपकी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह यहाँ पे किसके लिए हो जाएंगे, आपके न्यूक्लिक एसिड के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए क्या है, आपके मोनोमर्स हैं। वहीं फैटी एसिड्स की अगर हम बात करेंगे, तो आपके क्या अगर इनका पोलोमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको मोनोमर यूनिट बतानी है, किसकी, आपको प्रोटीन की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमीनो एसिड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, now the next question is, in C3 plant, first stable product of photosynthesis during dark reaction. Okay, ऑप्शन नंबर ए है आपका पीजीए, ऑप्शन नंबर बी है आपका पीजीएल, ऑप्शन नंबर सी है आपका आरयूबीपी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, ओके कुछ सेकंड्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो देखिए अगर हम बात करते हैं, तो अगर C3 प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा आपका, वो बनता है आपका फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है, थ्री फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एक्चुअल में क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर एक पूरा का पूरा कैल्विन साइकिल भी शेयर करा है। ठीक है, कैल्विन साइकिल भी शेयर करा है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आरयूबीपी और आपका CO2, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे आरयूबीपी है, यहाँ पर CO2 है। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपसी में रिएक्ट करेंगे और ये अपना जो है पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे आपका, यहाँ पर बनाएंगे आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और कैल्विन साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि कैल्विन साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं, कैल्विन साइकिल में 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 होती है कार्बन फिक्सेशन, ऑप्शन स्टेज 2 होती है आपकी रिडक्शन, एंड स्टेज 3 होती है आपकी रीजनरेशन। और उसके बारे में अदर फैक्ट्स भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अदर फैक्ट्स भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए, आप एक क्या करेंगे, एक बार इसको रीड करेंगे और इसके क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे, और इसका मैं PDF भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए फिर इसके बाद देखिए आपका है अगला क्वेश्चन, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए इज। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑक्सीडेटिव डिहाइड ओके डी ओके डिहाइड्रोजनेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन। सो अगेन कुछ जिन बच्चों को समय चाहिए वे कुछ सेकंड लेकर सोच के अपना आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को रोक के भी अपना आंसर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
जो कि है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं दैट इट इज अ, सबसे पहली बात, ये जो आपकी पूरी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो रहा है पायरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में। सो देखिए, कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये कॉमन रिएक्शन है एज अ लिंक। ठीक है, ये रिएक्शन जो है एज अ, आप कह सकते हैं एज अ लिंक रिएक्शन काम कर रही है, किस किस के बीच में, बिटवीन द, बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, अगर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट वो पढ़ने के लिए मिलती है ना यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे आपने स्टेज पढ़ी होगी ग्लाइकोलाइसिस वाली, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वाली। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपने पढ़ा होगा कि भाई अगली जो होती है, अगली होती है लिंक रिएक्शन। क्या होती है? लिंक रिएक्शन होती है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है पायरूवेट, ठीक है, और जो सिट्रिक एसिड का जो स्टार्टिंग का प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो आपकी ये जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रही है, जिसके कारण जो है पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, और फाइनली क्या हो जाए, इसके बाद कौन सी हो जाएगी, आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल वाला हो जाएगा। इसके बाद और भी प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे मेन मुझे आपको बताना था लिंक रिएक्शन, ठीक है, तो लिंक रिएक्शन मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द प्रीकर्सर सब्सटेंस यूज इन अ बायोसिंथेसिस ऑफ गिबरेलिन इन प्लांट। ऑप्शन नंबर ए है आपका गिबरेलिक एसिड, नहीं। ओके, आप लोग अपने आंसर को मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर बी है आपका मिथ्योनिन, अगेन नहीं। ऑप्शन नंबर सी है आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्रिप्टोफैन, जो कि अगेन क्या रहेगा, आपका गलत आंसर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है प्रीकर्सर सब्सटेंस जो कि यूज करा जा रहा है बायोसिंथेसिस ऑफ गिबरेलिन इन प्लांट्स, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए, अगर हम मिथ्योनिन की बात करते हैं, ठीक है, मिथ्योनिन किसका प्रीकर्सर है भाई, ये आपका किसका प्रीकर्सर है, ये आपका है आपका साइटोकाइन का प्रीकर्सर है, और ट्रिप्टोफैन जो है ये किसका प्रीकर्सर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सिन का प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आया है उनको बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ओके, H2CO3 is converted into CO2 and H2O with the help of enzyme known as, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कहाँ से आया आपका, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्बोक्सिलेस, ऑप्शन नंबर बी है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बोनिक, ओके, इन हाइड्रेस, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर बनेगा, आप लोग फटाफट अपना जो है क्या करेंगे, आंसर को मार्क करेंगे, और मैं यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा आप, ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है इस पूरे अगर बात करते हैं, सो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, वेट, पेन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, गिव मी अ मिनट, वेट फॉर प्रोग्राम रेस्पॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, सो क्या होता है एक्चुअल में, गिव मी अ मिनट, लेट अस स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपके साथ, हो सकता है स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रही हो, चलिए हो रही है, ओके। ओके, सो एक्चुअल में देखिए क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी बच्चों एक कंटेन करता है एक जिंक एंजाइम, ठीक है, आरबीसी जो है एक जिंक एंजाइम को कंटेन करता है, और जिंक एंजाइम को आप लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये क्या करता है बच्चों, ये आपका आप कह सकते हैं ये आपका कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ठीक है, विच कैटलाइज रिएक्शन, और ये क्या करेगा, ये आपका कार्बोनिक एसिड जो कि आपका H2C, ओके, H2CO3 है, ठीक है, इसको डिसोशिएट करेगा किसमें, बाइकार्बोनेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में, क्या करेगा आपका ये डिसोशिएट करता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। सो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए,
फिर इसके बाद आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 से दैट वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है आपका IRV प्लस ERV प्लस टीवी, ऑप्शन नंबर बी है आपका IRV प्लस ERV टीवी माइनस RV, ऑप्शन नंबर सी है आपका IRV प्लस ERV प्लस टीवी प्लस RV, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ERV प्लस ERV। ओके, सो टेक योर टाइम एंड मार्क द आंसर। ओके, आई होप आप लोगों ने यहाँ मार्क कर लिया होगा। सो जिन बच्चों ने आंसर मार्क करा है ए, उनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका सही हो जाएगा। तो देखिए वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी एक्चुअल में होता क्या है। सो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है आपका, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर टू मैक्सिमम लेवल। तो चलिए ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है आपका, सो इट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर टू मैक्सिमम लेवल, टू मैक्सिमम लेवल। सो ये क्या होता है आपका, वाइटल कैपेसिटी होता है। सो वाइटल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर यहाँ पर रहेगी, तो आपको ये वैल्यूज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। आपकी 3400 ml से लेकर आपकी 4800 ml तक रह सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। ओके, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपका। ओके, IRV प्लस ERV प्लस टीवी प्लस माइनस RV, तो इस तरह का तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था, ठीक है, माइनस वाला तो। ओके, इसके अलावा IRV प्लस ERV प्लस टीवी प्लस RV। ओके, ये किस चीज को इंडिकेशन दे रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी के लिए ये आपका आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका ERV प्लस ERP। ओके, ERV प्लस ERV, तो ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका किसके लिए, आपका FRC मतलब फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी के लिए। किसके लिए हो जाएगा, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिन बच्चों ने आंसर मार्क करा था ऑप्शन नंबर ए, उनका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। ओके, सो द क्वेश्चन सेज which of the following enzyme require for the conversion of fibrinogen to fibrin। ऑप्शन नंबर ए है आपका फिब्रिनेस, ऑप्शन नंबर बी है आपका थ्रोम्बिनेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका थ्रोम्बिन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका थ्रोम्बोकाइनेज। सो टेक योर टाइम, टेक योर सेकंड्स एंड मार्क द आंसर। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ओके, सो जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर को मार्क करा है, और जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर मार्क करा है अपना ऑप्शन नंबर सी, उनका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आ गया आपका कैस्केड प्रोसेस या फिर ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को कैस्केड प्रोसेस भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने हाई यहाँ पे शायद डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है, ठीक है, डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है। इस प्रोसेस को आप लोग समझ लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए कभी आपको खेलते खेलते चोट लगी है ना, तो जब आपको चोट लगी है तो क्या हुआ है आपका, क्या इंजर्ड हुआ है, टिश्यू इंजर्ड हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है बच्चों, टिश्यू इंजर्ड हुआ है। तो टिश्यू इंजर्ड जब होता है तो क्या रिलीज होता है बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। और साथ साथ क्या हुई है बच्चे, प्लेटलेट्स भी क्या हुई है, इंजर्ड हुई है। क्या हुई है बेटा, प्लेटलेट्स भी क्या हुई है यहाँ पर, इंजर्ड हुई है। ओके, सो यहाँ से भी क्या निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आगे चल के बाय दी हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन से ये हो जाएगा बाइंड, और आगे चल के देखिए दोनों से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों का केमिकल नेचर क्या है बच्चों, अलग है, ठीक है, दोनों का केमिकल नेचर अलग है। और फिर ये आगे चल के जब बाइंड हो जाएंगी ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम बना लेंगे, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम बना लेंगे। और ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम क्या करेगा, ये आपका प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा, किसमें, थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर प्रोथ्रोम्बिन कहाँ है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बच्चे डीप में नहीं जाते हैं एनसीईआरटी के, तो उनके मन में कंफ्यूजन आता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ है, तो बच्चे प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड में ही है, ठीक है, आपके ब्लड में ही प्रोथ्रोम्बिन है, परेशान मत हो, है ना। लेकिन कैसा है, अभी तक इनएक्टिव है, कैसा है बच्चों, इनएक्टिव है।
और जब यहाँ पे आपका थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम करेगा, इसमें एक्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव। और ये आगे चल के थ्रोम्बिन कैसे रोल प्ले करता है, ये है आपका जो है फिब्रिनोजिन को, फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट करेगा आपका, फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये भी अभी आप कैसा है, आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, और फिब्रिन कैसी फॉर्म में हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, फिर आगे चल के फाइबर्स का क्या हो जाएगा, डीपोलोमराइजेशन, रीपोलोमराइजेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाएगा, और क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लोटिंग हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा आपका ब्लड क्लोटिंग का, और यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करा है, फिब्रिन में कन्वर्ट करा है। और प्रोसेस भी यहाँ पे दिखा रखी है, देखिए। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या हो रहा है आपका, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आगे चल के क्या हो रहा है भाई, ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है आपका, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करा रहा है, और आपका क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है। ओके। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ओके, इसी जैसा सवाल है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, टी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। ऑप्शन नंबर सी है आपका, पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, सो आप लोग अपना समय लीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। सो जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर को मार्क करा है ऑप्शन नंबर ए, तो उनका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। तो चलिए मैं पूरा का पूरा आपको डायग्राम में ही बता देता हूँ, ईसीजी के क्या क्या सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। ईसीजी के सारे कंसेप्ट ए के डायग्राम में अब आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ईसीजी की चीज को इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। सो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वेव देखते हैं, ठीक है। जैसे आप पी वेव देखेंगे, तो ये जो पी वेव है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करती है किसको, सिस्टोल ऑफ, सिस्टोल ऑफ एट्रिया, सिस्टोल ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है। या फिर मैं कह सकता हूँ सिस्टोल की जगह डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को क्या कर रही है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है। सिस्टोल या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का यहाँ पे कौन इंडिकेशन देगा, यहाँ पर पी वेव इंडिकेशन देगी। फिर इसके बाद देखिए अगली है आपकी क्या, अगला है आपका यहाँ पर क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस ये वाला। ओके, सो ये जो क्यू आर एस है बच्चों, ये क्यू आर एस किस चीज का इंडिकेशन देती है, यह आपका इंडिकेशन देती है किसका, सिस्टोल और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिर इसके बाद जो आपकी टी वेव है, टी वेव की अगर हम बात करते हैं, तो टी वेव आपकी इंडिकेट करती है किसको, डायस्टोल या फिर आपका रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, डायस्टोल और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सो ये इसके सारे कंसेप्ट यही हैं, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट है। और ये जो टी वेव है साथ साथ किस चीज को इंडिकेशन देती है, ये आपका जो है एंड को भी इंडिकेशन देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन नंबर एक भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, दैट टी वेव इन ईसीजी मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। और ये पूरा का पूरा आप इस डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे याद रख सकते हैं। Okay, so the next question is the segment of a myofibril between two Z line is called. Okay, ऑप्शन नंबर ए है आपका सार्कोमियर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका सार्कोलेमा, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका सार्कोनेमा। अगेन टेकिंग सम सेकंड्स, और आप लोग इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा होगा, अभी तक अपने आंसर को यहाँ पर आप लोगों ने मार्क कर दिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने अपने आंसर को क्या कर दिया होगा, मार्क कर दिया होगा। तो चलिए जिन बच्चों ने मार्क करा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को, उनको बहुत बहुत बधाई, अगेन आपका क्या हो गया, आंसर सही हो गया है। सो देखिए अगर आप देखेंगे बैंड्स देखेंगे, ठीक है, अगर आप बैंड्स वाली पढ़ेंगे यहाँ पर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो आपने पढ़े होंगे कि आपके जिगजैग जो बैंड्स होते हैं, वे आपकी किस चीज को इंडिकेट करते हैं, वे आपका इंडिकेट करते हैं जेड लाइन को, ठीक है, किसको इंडिकेट करते हैं, जेड लाइन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, गिव मी अ सेकेंड, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तरीके से आप लोग भी बना लीजिए। ओके, सो यहाँ पे जो जिगजैग लाइन है, ठीक है, जिगजैग लाइन से मतलब इस तरह की जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन। क्या कहते हैं बच्चों, जेड लाइन कहते हैं। सो ये हो गई आपकी जेड लाइन।
सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो सेगमेंट होता है, ठीक है, तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं सार्कोमियर। और बाकी टर्म्स है जैसे आपकी सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका देखिए मसल सेल्स का जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं, सार्कोप्लाज्म। मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं, टर्म यूज कर रहे हैं सार्कोलेमा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स ध्यान रखिए। और सार्कोनेमा टर्म आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सार्कोनेमा टर्म आपको यहाँ पे नहीं समझनी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो आप ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन क्या है आपका, सार्कोमियर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानते हैं बच्चे इसको, ठीक है, चलिए देखते हैं टफ है या नहीं। ओके, क्वेश्चन है आपका, इन अ रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन, ओके, डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलोड वुड ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए है आपका पोटेशियम इनटू द सेल, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोडियम इनटू द सेल, ऑप्शन नंबर सी है आपका सोडियम आउट ऑफ द सेल, एंड ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम एंड सोडियम आउट ऑफ द सेल। क्वेश्चन को जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, आप लोग अपना टाइम लीजिए, भले ही चाहे आप यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन भी दे रखी है, कंडीशन आपको क्वेश्चन में छिपा रखी है। और बहुत, और हो सकता है कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लियो, यहाँ पे क्या दे रहा है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर आया है ऑप्शन नंबर बी, तो उनका क्या रहेगा आंसर, यहाँ पर सही रहेगा। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम बात करते हैं न्यूर यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, अगर देखिए अगर रेस्टिंग स्टेज में अगर डिफ्यूजन अलो होता है, अगर ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन, सो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या करेगा आपका, सोडियम मूव इनटू द सेल, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, रेस्टिंग स्टेज इफ डिफ्यूजन अलो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तब आपका आंसर ये रहेगा। और इसके पीछे का देखिए रीजन ये है कि आप क्या देखेंगे कि डेट ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज लेस इनसाइड नर्व सेल एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ अ सेल, दैट्स द मेन रीजन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है, a hormone which maintain BMR, BMR का मतलब है यहाँ पर बेसिक मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड इरिथ्रोपोइसिस इज। ऑप्शन नंबर ए है आपका एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका थायरोक्सिन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका इंसुलिन। सो ओके, जिन बच्चों ने यहाँ पर अपना आंसर मार्क करा है ऑप्शन नंबर 3, तो उनका आंसर बेटा क्या है, उनका आंसर है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हार्मोन की बात करी जा रही है जो कि रोल प्ले कर रहा है बीएमआर, बीएमआर देखते ही आपको आइडिया लगाना था कि यहाँ पे आंसर जो रहना है थायरोक्सिन ही रहना है, ठीक है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं और हॉर्मोन्स की, जैसे एड्रेनलिन की, सो एड्रेनलिन जो है ये आपका रेगुलेट करता है, जैसा हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, इसके अलावा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी क्या करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स को क्या करेगा, यहाँ पर ये आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका रोल प्ले करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। थाइमोसिन की बात करते हैं तो इनका रोल कहाँ कहाँ पर है, तो इनका रोल हो जाएगा आपका ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी में, सेल मीडिएट इम्यूनिटी में, इन सब में इसका रोल हो जाएगा। फिर इसके बाद है ओके, अगला नंबर 4 पर हार्मोन है आपका इंसुलिन। इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में आपको पता है ये क्या करता है, ये आपका ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है, क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। ओके, और जरा इंसुलिन के बारे में आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पैनक्रियास पढ़ा होगा, तो पैनक्रियास में आपने डिफरेंट डिफरेंट सेल पढ़े होंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। तो भाई इंसुलिन जो है कौन से सेल के द्वारा सीक्रेट करा जाता है, ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है आपका फंगाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंजियोस्पर्म, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका जिम्नोस्पर्म। सो टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए और आंसर को यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मार्क करिए, ठीक है, अपने आंसर को मार्क कर दीजिए।
आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जिन बच्चों ने यहाँ पर एंजियोस्पर्म मार्क करा है तो बेटा बधाई हो। अगेन एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है, सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये आपको किसमें देखने के लिए मिलता है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में ही देखने के लिए मिलता है। पर एक्चुअल में डबल डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। सो आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, पोलिन ग्रेन जा रहे हैं, ठीक है, वो पोलिन ग्रेन कैसे रिलीज हो रहे हैं, कैसे पोलिनेशन वगैरह हो रहा है, और आपका पोलिन ग्रेन कहाँ पहुंच रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे पहुंच रहा है, फिर वो स्टिग्मा पे पहुंच रहा है, स्टिग्मा पे क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर रहा है आपका, वो स्वेल कर रहा है, स्वेल के बाद पोलिन ट्यूब निकल रही है, और पोलिन ट्यूब से क्या हो रहा है बच्चों, दो मेल गैमेट पास हो रहे हैं। सो देखिए इन दो मेल गैमेट्स की कहानी यहाँ पर है। सो एक मेल गैमेट जो है यहाँ पे जो पास हुआ है किससे, पोलन ट्यूब से, वो आपका फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, एक्सएल के साथ फ्यूज हो जाएगा, और क्या बना लेगा बच्चों, जाइगोट बना लेगा, क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। और जो दूसरा मेल गैमेट होगा, और जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो आपका किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, वो आपका टू पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूज हो जाएगा, और क्या बनाएगा यहाँ पर ये बनाएगा आपका पेन। पेन का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। और ध्यान रखेंगे जो मेल गैमेटन की प्लोइडी क्या होगी, हैप्लोइड होंगे भाई। एग की अगर हम बात करेंगे ये भी हैप्लोइड होगा, और जाइगोट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा हो जाएगा, डिप्लोइड हो जाएगा। भाई हमने क्या कहा था, दूसरा मेल गैमेट जो है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है ना। एक पोलर न्यूक्लियाई की प्लोइडी क्या है, एन है, तो दो की क्या हो जाएगी, टू एन हो जाएगी। और यहाँ पे जब भी आपस में फ्यूज जाएंगे तो क्या बनाएंगे, पेन, इसका मतलब है ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। और यही क्या होता है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें जो पहला स्टेप होता है इसके लिए आप एक टर्म यूज करते हैं सिनगेमी, या फिर आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, ये जो आपका सेकंड स्टेप है इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। और ये दोनों स्टेप्स एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, आपका डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आगे चले क्या होगा बच्चों, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से क्या बनेगा आगे चल के भविष्य में इसमें से बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, और ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसको हम पेन भी बोल रहे हैं, ठीक है, इससे आगे चले क्या बनेगा आपका, इससे आगे चल के बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फाइनली इससे क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इससे आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा। और ये जो एंडोस्पर्म है ये सपोर्ट करेगा एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को। ठीक है, किसको सपोर्ट करेगा भाई, ये एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और क्या सपोर्ट करेगा भाई, ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या करेगा, सप्लाई करेगा, किसको, एम्ब्रियो को। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट म्यूटेशन में अकर ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए है आपका अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर बी है आपका चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है आपका डिलीटेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, फटाफट अपने आंसर को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने मार्क करा होगा, जो जिन बच्चों ने नहीं करा वे क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को समझ के। ओके, पॉइंट म्यूटेशन में अकर ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए है आपका अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल म्यूटेशन की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो नॉर्मल एक म्यूटेशन की ही बात हो रही है, तो इसको तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड है आपका चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है आपका, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। ओके, थर्ड कह रहा है आपका डिलीटेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यहाँ पे मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात हो रही है। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप लोग क्या देखोगे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है आपका, यहाँ पे डिलीटेशन हो जाता है या फिर आपका एडिशन हो जाता है किसका, सेगमेंट ऑफ डीएनए का, सेगमेंट ऑफ डीएनए का। ओके, ऑप्शन नंबर फोर है आपका गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, अगेन जो अभी बात बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। सो जिन बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर टू को मार्क करा है तो उनका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। और आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन में, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, ऑप्शन नंबर ए है आपका हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका थैलासीमिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका टर्नर सिंड्रोम।
चलिए आप लोग कुछ सेकंड्स लीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके। सो बच्चों, जिन बच्चों ने यहाँ पे आंसर मार्क करा है ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर क्या रहेगा बेटा? बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है भाई? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और इसके अगर हम कैरियोटाइप की बात करेंगे तो कैरियोटाइप क्या हो जाएगा इसका? 45, और यहाँ पे जनरली क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में? टर्नर सिंड्रोम में आप देखोगे डेट, यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे क्या होता है? फीमेल विद रिटार्ड, ठीक है। यहाँ पे फीमेल में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो क्या हो जाता है? रिटार्ड हो जाता है। तो चलिए मैं इस बात को भी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि डेट फीमेल विद रिटार्ड सेक्सुअल डेवलपमेंट। और ये टर्नर सिंड्रोम किस में आता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, सिस्टिक फिब्रोसिस की और थैलेसीमिया की, तो ये सब किस में आते हैं आपके? ये आते हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर में। मेंडेलियन डिसऑर्डर में। और मेरे को लगता है कि इन सारी डिजीज के बारे में आप लोगों को पता होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया में आप क्या देखते हो कि बच्चों यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? तो यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? क्लोटिंग की डेफिशिएंसी हो जाती है। वहीं सिस्टिक फिब्रोसिस की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टिक फिब्रोसा में जनरली क्या होता है? सिस्टिक फिब्रोसा में आप क्या देखेंगे? यहाँ पे लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह क्या होते हैं? यहाँ पे जनरली डैमेज होते हैं। तो अब डैमेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो सिस्टिक फिब्रोसिस कंडीशन है इसमें क्या अफेक्ट होते हैं बच्चों? से इसमें आपके बेस सेल्स अफेक्ट होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस, स्वेट, डाइजेस्टिव जूस वगैरह वो सीक्रेट करते हैं। वे क्या होते हैं? यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। और ये क्या सीक्रेट करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं, और जो सीक्रेट करते हैं फ्लूइड, वो नॉर्मली कैसा होता है? थिन होता है और स्लिपरी होता है, जिसके कारण क्या होता है? सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज होती है। और ऐसे थैलेसीमिया के बारे में भी आपको पता ही होगा कि ये किस वजह से होती है? ड्यू टू म्यूटेशन इन विच, इसमें रिजल्ट में क्या देखोगे आप लोग? क्या होगा? आपका यहाँ पे डिलीटेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन में क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाता है रेट, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हु डिस्कवर लैक ओपेरॉन? ऑप्शन नंबर ए है जैकब एंड मोनार्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका जैकब एंड वाटसन, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाटसन एंड मोनार्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रिक एंड मोनार्ड। सो टेक योर टाइम। ओके, आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। आंसर काफी सिंपल है, क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, तो सॉल्यूशन भी इसका सिंपल ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्या? जैकब एंड मोनार्ड। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लैक ओपेरोन की डिस्कवरी किसने की थी, तो जैकब और मोनार्ड ने की थी। कब की थी? 1965 में की थी। देखिए इसमें, देखिए टर्म, देखिए आप टर्म देख रहे हैं ना, लो लैक ओपेरोन। सो ओपेरोन का मतलब क्या होता है? ओपेरोन एक्चुअल में क्या है? सो आप कह सकते हैं डेट ग्रुप ऑफ अ जीन विद सिंगल प्रोमोटर, विद सिंगल प्रोमोटर, ठीक है। ओपेरोन का मतलब यही होता है, ग्रुप ऑफ अ जीन विद सिंगल प्रमोटर। और ये देखिए, जो ये यहाँ पे ये ओपेरोन है, ये क्या करता है बच्चों? यहाँ पे लैक ओपेरोन में ये ओपेरोन क्या करता है? सो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है क्या? एंजाइम, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। और वो एंजाइम किस लिए नेसेसरी है? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोस। इसलिए टर्म आगे जो लैक लगाया ना, तो ये लैक्टोस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो किस चीज में रोल प्ले करेगा? आपका डाइजेशन ऑफ लैक्टोज में रोल प्ले करेगा। सो जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क करा था ऑप्शन नंबर ए, उनका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, CDRI इज लोकेटेड एट, ऑप्शन नंबर ए है आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका दिल्ली। ओके, सो टेक योर टाइम, और आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। अगेन बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, सो जिन बच्चों ने यहाँ पे मार्क करा है लखनऊ, तो उनका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, CDRI की हम बात करते हैं तो CDRI एक्चुअल में है क्या? तो ये है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये बच्चों कहाँ पर है? ये है आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है। और अगर हम बात करते हैं CDRI ने क्या डेवलप करी थी बच्चों, तो CDRI ने ही डेवलप करी थी आपकी सहेली पिल्स, ठीक है। सहेली पिल जो है वो किसने डेवलप करी थी? CDRI ने करी थी। कहाँ पे लोकेटेड है आपका? ये लोकेटेड है लखनऊ में। और आपको चलिए एक मजे की बात और बताता हूँ कि कौन सा सॉल्ट होता है भाई सहेली में। तो सहेली में जो सॉल्ट होता है उसका नाम क्या है आपका?
सेंट क्रोमेन सोल्ट, जो मेडिसिनल सोल्ट है इसका, वो क्या है आपका सेंट क्रोमेन सोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए है आपका लेमार्क थ्योरी जो है आपकी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बी है आपका डार्विन थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ऑप्शन सी है आपका बायोजेनेटिक लॉ रिकैप्सुलेशन थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी है आपका लेमार्क थ्योरी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लास्ट। सो मार्क कीजिए। आई होप कर भी लिया होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा कि जो आपका बायोजेनेटिक लो है वो क्या है आपका किस पर आधारित है? आपका रिकैप्सुलेशन थ्योरी पर आधारित है। और बाकी सब देखते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका लेमार्क थ्योरी। ओके, लेमार्क थ्योरी में क्या रखा है? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रगल, ओके, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये किस, ये जो है ये थ्योरी किसकी थी भाई? ये थ्योरी थी आपकी डार्विन साहब की। किसकी थी? डार्विन जी की। ओके, फिर देखते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये थ्योरी किसकी थी भाई? ये थी आपकी लेमार्क की थ्योरी। किसकी थी? लेमार्क की थ्योरी। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसकी थ्योरी थी भाई? लेमार्क की थ्योरी थी। ओके, फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास। ये किसकी थ्योरी थी बच्चों? ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी रही थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास, ये रही थी आपकी वेस्टमैन की। वेस्टमैन की थ्योरी थी। ठीक है, सो यहाँ पे केवल आपके एक ही थ्योरी सही है या फिर एक ही लो सही है, बायोजेनेटिक लो। ओके, जो कि ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? रिकैप्सुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लो वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका द मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन क्लास इज। ऑप्शन नंबर ए है आपका आईजीए। ऑप्शन नंबर बी है आपका आईजीडी। ऑप्शन नंबर सी है आपका आईजीई एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका आईजीजी। तो फटाफट अपने आंसर को मार्क करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। और जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर मार्क करा है ऑप्शन नंबर डी, उनका क्या रहेगा? सही रहेगा। तो बच्चों की ट्रिक भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ट्रिक क्या है आपकी? दिमाग। अगर आप डी से बढ़ेंगे जी की तरफ को, तो आप क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन सी है? आपकी जी है। और सबसे ज़्यादा कम क्या है? आपकी डी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम क्या है? आपकी डी है। और सबसे ज़्यादा अबेंडेंट क्या हो जाएगी? आपकी जी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत आपकी यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन जी के बारे में। सो देखिए, आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ कि केवल एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे कि ये जो आपकी होती है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी जो होती है, ये आपकी प्रीडोमिनेंट होती है सेकेंड रेस्पॉन्स में। ठीक है, सेकेंड रेस्पॉन्स में क्या होती है? प्रीडोमिनेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी इम्यूनोग्लोबिन ए की, ये किस में मिलता है बच्चों? ये कोलेस्ट्रॉम में मिलता है। कोलेस्ट्रॉम में मिलता है। ठीक है, और जो आपकी ये आईजीडी है, पहली बात तो ये सबसे कम मिलने वाली आपकी क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है, या सबसे कम मिलने वाली एंटीबॉडी है। ठीक है, और ये आपका जो है आप कह सकते हैं एंटीजन रिसेप्टर की तरह क्या करती है? फंक्शन करती है। ठीक है, एंटीजन रिसेप्टर की तरह क्या करेगी? फंक्शन करेगी, पर सबसे कम भी मिलेगी। फिर इसके बाद है आपका आईजीई। तो आईजी की एक की बात करेंगे तो ये बच्चों की किस में रोल प्ले करती है? तो ये आपका डिफेंस करती है अगेंस्ट पैरासिटिक डिजीज। ठीक है, पैरासिटिक डिजीज वगैरह में क्या करेगी? आपका डिफेंस करेगी। तो चलिए ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक पैरासिटिक डिजीज। ओके, लास्ट 5 क्वेश्चन। और देखिए इतनी सी देर में आप लोगों ने कितने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं ना, काफी सारे कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिए हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है दैट डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद। ऑप्शन नंबर ए है आपका इथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ऑप्शन नंबर सी है आपका एसीटोकार्बाइन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका एनिलीन ब्लू। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। हो सकता है आपको 24 में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। सो जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क करा है ऑप्शन नंबर ए, उनका क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पर आंसर सही रहेगा। देखिए अगर बात करते हैं जेल, ये देखिए पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का,
प्रोसेस होता है, ठीक है, इसका प्रोसेस है बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में है क्या, तो आप कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निक। और इसमें क्या होता है बच्चों, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ द charge molecule under the influence of electric field so they can migrate in the direction of electrode। ठीक है, फिर फाइनली आप क्या देखोगे कि आप किसकी हेल्प लोगे, इथीडियम ब्रोमाइड की हेल्प लोगे, और आप क्या करोगे, इसको विजुअलाइज कर पाएंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। चलिए, फिर उसके बाद मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखा दी, आप इसमें प्रोसेस को भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर है आपका, ओके, सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन और इन। ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूली कूल्ड लावा, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेयर रॉक, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों आपका यहाँ पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। सो टेक योर टाइम और वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आंसर को मार्क कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। सो बच्चों यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, कि देखिए जो भी जब भी आप इसकी बात करेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे, तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है बच्चों ये आपका स्टार्ट होता है किससे, सो स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियसली बिल्ड, ठीक है, प्रीवियसली बिल्ड अप सबस्ट्रेट, प्रीवियसली बिल्ड अप सबस्ट्रेट, जो और आप कह सकते हैं प्रीवियसली बिल्ड अप सबस्ट्रेट विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर, विद ऑलरेडी एग्जिस्ट, विद ऑलरेडी एग्जिस्ट लिविंग मैटर, लिविंग मैटर। देखिए मतलब पहले यहाँ पे क्या रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर पहले रहा है, ठीक है, पहले कोई ना कोई आपकी लाइफ वगैरह रही है, तब जाके आपका क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन में ध्यान रखेंगे कि पहले क्या रहा है, वहां पर कोई लिविंग मैटर वगैरह रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है बच्चे, सेकेंडरी सक्सेशन क्या देखोगे यहाँ पर, रेट ऑफ सक्सेशन कैसा होता है बच्चे, फास्टर होता है, ठीक है, रेट ऑफ सक्सेशन भी क्या होता है, फास्टर होता है। और यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, डिग्रेडेड फॉरेस्ट। चलिए, फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन C2 कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर वन इज नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी इज बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी इज सेंचुरी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोटेनिकल गार्डन। और इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। सो टेक योर टाइम और आंसर को बता मार्क कर दीजिए। ओके, सो जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर मार्क करा है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो उनका क्या रहेगा बच्चों, उनका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका डी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि नॉट इंक्लूडेड अंडर इन C2 कंजर्वेशन, सो बोटेनिकल गार्डन आर नॉट इंक्लूड अंडर इन C2 कंजर्वेशन। अब हम इन सीटू कर रहे हैं, एक बार बहुत से बच्चे हो भी सकता है, कुछ बच्चे नए होंगे, ठीक है, जो अभी 12th करके एग्जाम देने जा रहे होंगे, हो सकता है उन्हें याद हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ड्रॉप ले रखा होगा और जो सोच रहे होंगे चैप्टर को बाद में करेंगे, तो वे बच्चे भी यहाँ पे समझ लेंगे इन का मतलब क्या होता है। तो इन सीटू का मतलब आप कह सकते हैं इट इज अ ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है, कैसी कंजर्वेशन है भाई, ऑन साइट कंजर्वेशन है। और यहाँ पे आप किसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं होल इकोसिस्टम को, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को ही, साथ साथ आपका यहाँ पर होल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है, और हर लेवल पर, ठीक है, एट ऑल लेवल। और यहाँ पे आप थ्रेटेंड स्पीशीज को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सीटू में। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द रिलीज ऑफ LH ट्रिगर। ऑप्शन नंबर ए है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर बी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी है प्रेगनेंसी, एंड ऑप्शन नंबर डी है फर्टिलाइजेशन। सो फटाफट अपना आंसर आप नोट लिख लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। सो जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्क करा है ओव्यूलेशन, वो क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। अच्छा, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बच्चे बता देंगे कि ओव्यूलेशन कौन से डे में होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ स्टेजेस दिखा रखी हैं, ठीक है। सो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले प्राइमोडियल फोलिकल थे, फिर आगे चले क्या हुआ, प्राइमरी फोलिकल बने, प्राइमरी फोलिकल से आपका सेकेंडरी फोलिकल बने, सेकेंडरी फोलिकल से टर्शरी फोलिकल बने, और टर्शरी फोलिकल से क्या हुआ, ग्रेफियन फोलिकल बने। तो जब यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्रेफियन फोलिकल, तो यहाँ पे कौन से हार्मोन की प्रेजेंस थी, कौन सा हार्मोन का लेवल हाई था, FSH का लेवल हाई रहा था।
लेकिन जब ग्राफियन फॉलिकल से आगे चले क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करा, ठीक है, और यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया है यहाँ पर ये सब, तो यहाँ पे कौन से लेवल का, कौन से हार्मोन का लेवल हाई रहेगा, एलएच का लेवल हाई रहेगा, ठीक है, और क्या कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका। द फर्स्ट एवर ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एस्ट्रोजन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोजेस्टेरॉन। सो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये सारा, और ये जो क्वेश्चन था बच्चों ये एक फैक्ट की तरह था, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, पर काफी सारे हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इस तरह के कुछ मॉक हो रहेंगे, 4 मॉक टेस्ट हो रहेंगे आप लोगों के लिए बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन, और सारे मॉक टेस्ट को करिएगा अच्छे से। और ये आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को चेक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपसे समय आ चुका है विदा लेने का। एट लास्ट बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ दिन और बच्चे हैं, थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से एफर्ट्स अपने बढ़ा दो कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो लाइफ सेट है। At last, learners, thank you and all the best.